दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री ज्ञान में। आज हम अपनी सीरीज़ धरती और जल की शुरुआत कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की फसल में NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रबंधन कैसे करें। हम शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन क्लोरोफिल, प्लांट सेल, विटामिन, एंजाइम्स, प्रोटीन इत्यादि का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए पौधे की बढ़वार, विकास और अच्छे उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। पर नाइट्रोजन की अधिकता उत्पादन को बहुत तेज़ी से घटाती है, इसलिए इसकी मात्रा का सटीक निर्धारण करना जरूरी है। यहाँ हम इसकी मात्रा के निर्धारण के बारे में बात करेंगे, पर सटीक निर्धारण या फाइन ट्यूनिंग आपको अपनी फसल को देखकर ही करनी होगी। साधारणतः 2 से 2.5 किलो नाइट्रोजन 1 टन टमाटर पैदा करने के लिए लगती है और प्रति एकड़ करीब 40 kg नाइट्रोजन पौधों के लिए इस्तेमाल होती है, यानी 40 टन उत्पादन के लिए 120 से 140 kg नाइट्रोजन प्रति एकड़। ये मात्रा आपकी मिट्टी और मौसम के हिसाब से कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की अधिकतम ज़रूरत फूल आने के ठीक पहले है और उसके बाद वो उत्पादन के समय करीब 15% पर स्थिर हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शुरुआत में ज़्यादा नाइट्रोजन देना ठीक नहीं है और उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। यह ग्राफ एक अपटेक ग्राफ है जो कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। टमाटर के उच्चतम उत्पादन के लिए जितना ज़रूरी नाइट्रोजन की मात्रा है उतनी ही ज़रूरी उसका फॉर्म भी है, यानी कि नाइट्रेट, NO3 या NH4 अमोनिकल फॉर्म। अगर अमोनिकल नाइट्रोजन ज़्यादा दी जाती है तो पौधा कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम को छोड़कर नाइट्रोजन को ही ज़्यादा उठाता है, जिससे पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है और उत्पादन कम हो जाता है। ज़्यादा अमोनिकल नाइट्रोजन से फलों की क्वालिटी भी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए कम से कम 50 से 60% नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में ही देना चाहिए। अगर पौधा कम बढ़वार कर रहा है तो अमोनिकल नाइट्रोजन दी जा सकती है। इस चार्ट में हम नाइट्रोजन वाले खाद देख सकते हैं। DAP घुलनशील नहीं है, इसलिए सॉइल एप्लीकेशन में काम आता है, पर बेसल में या शुरुआत में देने पर अमोनिकल नाइट्रोजन को ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिससे पौधा वेजिटेटिव हो सकता है और बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। पिछले वीडियो में जैसा हमने बताया था, टूटा एब्सोल्यूटा का प्रकोप भी इससे बढ़ सकता है, इसलिए बेसल में फास्फोरस देने के लिए SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग ज़्यादा अच्छा है। पौधे को खेत में लगाने के बाद मोनो अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट से नाइट्रोजन दी जा सकती है। यूरिया में नाइट्रोजन बहुत है, पर इसका नाइट्रोजन ज़्यादातर अमोनिकल फॉर्म में ही पौधे को प्राप्त होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ज़रूरी होने पर ही करें। पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस RNA और DNA का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए रूट डेवलपमेंट, वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्लावर सेटिंग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ मित्रों ने फ्लावर ड्रॉपिंग के बारे में कमेंट्स में पूछा था। फास्फोरस की कमी भी फ्लावर ड्रॉपिंग का एक कारण होता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ज़्यादातर फास्फोरस पहले 30 दिन में ही इस्तेमाल हो जाता है। करीब 15 से 20 kg P2O5 तो पौधे बनने के लिए ज़रूरत होती है और 0.8 से 1 kg P2O5 प्रति टन टमाटर उत्पादन के लिए लगता है। यहाँ हम फास्फोरस को P2O5 के फॉर्म में नाप रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में P2O5 का ही परसेंटेज दिया होता है। कुल 40 टन टमाटर उत्पादन के लिए 50 से 60 किलो P2O5 की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ज़्यादातर फास्फोरस सिंगल सुपर फॉस्फेट से दे सकते हैं। बाकी का फास्फोरस मोनो अमोनियम फॉस्फेट के रूप में ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। इससे हम मिट्टी में अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा को भी नियंत्रित कर सकते हैं। पौधों के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण थोड़े से एसिडिक मिट्टी में ज़्यादा अच्छा होता है, लगभग 6 से 6.5 pH के आसपास। इसलिए खाद मिट्टी में क्या pH बनाता है यह जानना भी ज़रूरी है। यहाँ खाद का pH मायने नहीं रखता और मिट्टी में जाकर क्या pH बनाता है वह इस चार्ट में बताया गया है। इस चार्ट में देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी मिट्टी का pH 7 या उससे ज़्यादा है तो फास्फोरस देने के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट और मोनो अमोनियम फॉस्फेट ज़्यादा अच्छे खाद हैं। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम की मात्रा फर्टिलाइज़र में K2O के रूप में दर्शाई जाती है, इसलिए हम K2O की ही बात करेंगे। पोटेशियम पौधे में पानी और आयोनिक बैलेंस बनाने का काम करता है। प्रोटीन बनाने में और पिगमेंट बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। साधारण भाषा में शुरुआत के समय में यह तने और पत्तियों को मजबूती देता है, फूलों की संख्या को बढ़ाता है और उन्हें फल बनने में मदद करता है। यह फल लगने के बाद फलों के रंग, चमक और उत्पादन को भी बढ़ाता है। पोटेशियम का ज़्यादा होना ज़्यादा उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस ग्राफ में देखें, पोटेशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत फल लगने के साथ ही शुरू हो जाती है। सामान्यतः 3.5 से 4.5 kg K2O 1 टन टमाटर पैदा करने में लगता है और पौधे बनाने के लिए 50 से 60 kg K2O प्रति एकड़ ज़रूरी है।
40 टन उत्पादन के लिए 200 से 240 केजी K2O प्रति एकड़ की ज़रूरत होती है। इस चार्ट में देखें, पोटेशियम प्रदान करने वाली खादों के बारे में बताया गया है। म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटाश सबसे ज़्यादा है, पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल मिट्टी को क्षारीय कर सकता है। पोटेशियम नाइट्रेट एक काफ़ी संतुलित खाद है और अच्छी मात्रा में नाइट्रेट नाइट्रोजन भी प्रदान करता है। पोटेशियम सल्फेट 50% K2O देता है और साथ में सल्फर भी देता है। पोटेशियम शियोनेट 23% K2O, 11% मैग्नीशियम और 15% सल्फर प्रदान करता है। यह सभी खाद मिट्टी के pH पर ज़्यादा असर नहीं डालते, पर पोटेशियम नाइट्रेट इन सभी खादों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नाइट्रेट भी देता है। पोटेशियम नाइट्रेट के इस्तेमाल में एक सावधानी यह रखनी चाहिए कि इसकी ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल एक बार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रेट बहुत तेज़ी से ज़मीन में लीच हो जाता है और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है और हमारे पैसे का भी नुकसान होता है। आजकल कई कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी आ रहे हैं जिनका इस्तेमाल करने से पहले उनमें मौजूद नाइट्रोजन के प्रकार को ज़रूर समझ लेना चाहिए। इन सभी जानकारियों का इस्तेमाल करके आप आसानी से खुद ही फर्टिलाइज़र शेड्यूल बना सकते हैं और अपने उत्पादन को कम से कम खाद का इस्तेमाल करके बेहतर कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र बैलेंस करके आप पौधों की बीमारियों का भी बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। हमारे वीडियोज़ में हम जानकारी प्रदान करने के लिए सरलतम भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, ताकि एक आम किसान भी इस जानकारी का उपयोग कर सके। भाषा को सरल करने के प्रयास में कुछ टेक्निकल टर्म्स गलत भी प्रतीत हो सकती हैं। अगले वीडियो में हम टमाटर के बाकी न्यूट्रिएंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। यह जानकारी मैंने अनुभव एवं स्वयं की रिसर्च के आधार पर दी है। इसके इस्तेमाल करने से पहले अपने एग्रोनॉमिस्ट से ज़रूर सलाह लें। जानकारी पसंद आने पर हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।